इस चैनल में जो भी डिस्कशन हम कर रहे हैं उसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी कंटेंट्स ऑडियंस देख रही है वो सिर्फ उनके एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए हैं। नमस्कार, म्यूचुअल ग्रुप से मैं मनोज श्रीवास्तव। और आज हमारे इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं मिस्टर अंकित सिंघानिया। ये एडलविस म्यूचुअल फंड के हेड हैं पैसिव बिजनेस के। वेलकम अंकित जी टू म्यूचुअल ग्रुप चैनल। थैंक आपको यू थैंक जी यू जी। थैंक यू मनोज जी। अंकित जी, हमारे पास ऑडियंस के बहुत क्वेश्चंस हैं इंडेक्स फंड पर। और क्योंकि आप पैसिव बिजनेस को ही हेड कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है और ऑडियंस के लिए कि हम आपसे कुछ इस पे इंसाइट लें। पहला क्वेश्चन जो एक कंफ्यूजन रहता है ऑडियंस को, वो ये कि इंडेक्स फंड में डालना है, बट देन विच इंडेक्स फंड? इट कुड बी निफ्टी 50, निफ्टी 100, मिड कैप 150, स्मॉल कैप 250, निफ्टी 500। तो इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे कि उसको कौन सा इंडेक्स फंड चूज करना चाहिए और क्यों? श्योर। थैंक यू मनोज जी। एक्चुअली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम सबको इसको थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा। जब हम राइट। इंडेक्स फंड की बात करते हैं, इंडेक्स फंड तीन तरह के होते हैं ब्रॉडली। है मार्केट कैप बेस्ड इंडेक्स फंड। ना ये मार्केट कैप बेस्ड इंडेक्स फंड उन इंडेक्स फंड्स को बोलते हैं जहां पे हम किसी मार्केट कैप इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं, जैसे कि निफ्टी 50, नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, मिड कैप 150 या निफ्टी 500। इन सारे जो इस टाइप के जो इंडेक्स फंड हैं, इनमें स्टॉक्स का सिलेक्शन उनके मार्केट कैप के हिसाब। तो अगर किसी इन्वेस्टर को लार्ज कैप में इन्वेस्ट एक्सपोजर लेना है या मिड कैप में, अकॉर्डिंगली वो तरह के मार्केट कैप बेस्ड इंडेक्स फंड को सेलेक्ट करके उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी इन्वेस्ट को लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है तो उनके लिए दो ऑप्शन है। या तो वो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं या निफ्टी नेक्स्ट 50 इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर किसी इन्वेस्टर को मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है तो वो मिड कैप 150 में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मार्केट कैप बेस्ड कैटेगरी। जो दूसरी कैटेगरी है इंडेक्स फंड की, वो है सेक्टोरल थीमेटिक, जहां पे जो फंड्स हैं वो किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर या थीम को कॉपी करते हैं। जैसे कि निफ्टी बैंक इंडेक्स, एक इंडेक्स जिनमें 12 बैंकिंग स्टॉक्स को लेके पोर्टफोलियो बनाया जाता है। तो अगर किसी हम्म। इन्वेस्टर को पर्टिकुलरली बैंकिंग सेक्टर में एक्सपोजर लेना है तो वो हम्म। उस इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम्म। सिमिलरली आई इंडेक्स है, ऑटो इंडेक्स है, कंजम्पशन इंडेक्स है, एफएमसीजी इंडेक्स है। कुछ थीम्स पे भी इंडेक्स फंड है, जैसे कि सीपीएससी, जहां पे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के कंपनीज का बना के एक इंडेक्स बनाया हुआ है। हम्म। हम्म। या फिर कुछ थीम्स हैं जैसे डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज, जहां उन स्टॉक्स को कंसीडर किया जाता है जो कि हाई डिविडेंड पेइंग कंपनीज होती हैं। तो ऐसे ही ये दूसरी कैटेगरी है। जो तीसरी कैटेगरी है इंडेक्स फंड में, वो है फैक्टर बेस्ड और स्मार्ट बीटा, जहां स्टॉक्स का सिलेक्शन उनके मार्केट कैप के बेसिस पे ना होके उनके एट्रीब्यूट पे होता है। ना वो एट्रीब्यूट प्राइस एट्रीब्यूट भी हो सकता है और वो एट्रीब्यूट फंडामेंटल एट्रीब्यूट भी हो सकता है। जैसे प्राइस एट्रीब्यूट हम बोलते हैं उन चीजों को जहां स्टॉक्स का सिलेक्शन उनके प्राइस बिहेवियर के हिसाब से होता है। जैसे मोमेंटम एक फैक्टर है जहां पे स्टॉक्स प्राइस मोमेंटम के बेसिस पे सेलेक्ट किया जाता है। वैसे ही लो वोलैटिलिटी एक फैक्टर है जहां स्टॉक का सिलेक्शन उनके प्राइस वोलैटिलिटी पे किया जाता है। जैसे फैक्टर बेस्ड प्राइसेस में है मोमेंटम, लो वोलैटिलिटी, क्वालिटी, वैल्यू। तो ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जहां पे स्टॉक्स का सिलेक्शन उनके एट्रीब्यूट पे होता है। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होता है इन फैक्टर का कि अपने अपने जो ब्रॉड मार्केट है, अपना जो पेरेंट इंडेक्स है, उसको आउट परफॉर्म करे। तो किसी इन्वेस्टर को या किन्हीं इन्वेस्टर्स को जिनको पैसिव फंड इंडेक्स फंड में आते हुए भी अल्फा जनरेट करना है ब्रॉड मार्केट से, वो फैक्टर बेस्ड स्ट्रैटेजीज या फैक्टर बेस्ड इंडेक्स फंड्स को कंसिडर ओके। कर सकते हैं। ओके। जैसे कि ओके। अगर देखा जाए तो मोमेंटम इंडेक्स जो एक इंडेक्स है, उसने अपने ब्रॉड इंडेक्स को काफी हैंडसमली बीट किया है, काफी हैंडसमली उसके अगेंस्ट अल्फा जनरेट किया है। तो फैक्टर बेस्ड स्ट्रैटेजी उनको कहते हैं। सो ब्रॉडली तीन कैटेगरी है: मार्केट कैप बेस्ड इंडेक्स फंड, सेक्टोरल थीमेटिक इंडेक्स फंड एंड फैक्टर बेस्ड इंडेक्स फंड। इन तीनों ओके। कैटेगरी में अपने जरूरत के हिसाब से, अपने रिटर्न एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं। तो मैं अपने ऑडियंस को एक तरह से आपसे इंफॉर्मेशन लेके, इंसाइट लेके जो एड्रेस कर रहा हूँ वो ये कि अगर आपको लगता है इंडेक्स इन्वेस्टिंग करनी है, इंडेक्स फंड में करना है, तो पहले इन्वेस्टर को ये समझना पड़ेगा
कि वो ब्रॉडली लार्ज कैप जाना चाह रहा है या मिड कैप जाना चाह रहा है या स्मॉल कैप जाना चाह रहा है। इन्वेस्टर को, उसके डिस्ट्रीब्यूटर को, उसके एडवाइजर को ये समझना पड़ेगा कि बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है, और अकॉर्डिंगली दे शुड सेलेक्ट द इंडेक्स। अभी ये प्लेन इंडेक्स की बात हो रही है, ठीक है ना। अब एक दूसरा क्वेश्चन जो निकल के आता है करेक्ट। कि क्यों इंडेक्स फंड, व्हाई नॉट एक्टिव। जैसे आपने कहा भाई लार्ज कैप है, तो इन्वेस्टर के पास में चॉइस है, लार्ज कैप का एक्टिव फंड ले ले या लार्ज कैप के इंडेक्स को लेना है तो निफ्टी 100 को ले ले, या एक्टिव मिड कैप हम्म। को ले ले, और या उधर निफ्टी मिड कैप 150 को ले ले। तो ये एक बड़ा कंफ्यूजन या डिबेट चलती, कंफ्यूजन तो मैं नहीं कहूंगा, डिबेट चलती करेक्ट। है। तो किस एक्टिव फंड जाना चाहिए और किसको इंडेक्स फंड जाना चाहिए। अगर मैं उस डिस्कशन को नैरो कर दूं 1 मिनट के लिए, सपोजिंग मुझे मिड कैप की स्पेस में इन्वेस्ट करना है, तो ये तो मैं आपकी बात से समझ गया कि भाई आप ऐसा कीजिए, अगर मिड कैप की स्पेस में करना है तो यू गो फॉर निफ्टी मिड कैप 150। लेकिन अब मैं एक्टिव मिड कैप करूं या निफ्टी मिड कैप 150 के इंडेक्स करेक्ट। में करूं, इसको कैसे सॉर्ट आउट करूं। श्योर सर। इसको भी थोड़ा सिंपल करके समझते हैं। अगर हम म्यूचुअल फंड प्रोस्पेक्टिव से देखें तो दो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है जो एग्जिस्ट करती है। एक है एक्टिव और एक है पैसिव या इंडेक्स फंड। और वो हर कैटेगरी में अवेलेबल है, वो लार्ज कैप हो या मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो। नाउ जब क्वेश्चन आता है चॉइस बिटवीन एक्टिव और पैसिव, तो हम हमेशा ये कहते हैं कि देर इज नॉट अ डिबेट बिटवीन एक्टिव और पैसिव। इट इज ऑलवेज एक्टिव एंड पैसिव, बिकॉज दोनों के अपने एडवांटेज हैं, दोनों के अपने चैलेंजेस हैं। अगर मैं एक्टिव का सबसे बड़ा एडवांटेज बताऊं तो एक्टिव का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, इसीलिए एक्टिवली मैनेज स्कीम्स इतने पॉपुलर हैं, क्योंकि दे आर परसीव टू बी अल्फा जनरेटिंग स्ट्रैटेजीज। जब आप किसी एक्टिव फंड में इन्वेस्ट करते हैं, आप ऐसी उम्मीद करते हैं, आप ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक्टिव स्कीम ब्रॉडर मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा। ये जो एक्टिवली मैनेज स्ट्रैटेजी है, ये सब डिस्क्रिशनरी इन नेचर है, जहां फंड मैनेजर अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मार्केट स्टोरी बनाते हैं, उस स्टोरी के अराउंड अपना एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। अगर वो स्टोरी चल गई, वो पोर्टफोलियो चल गया तो अल्फा है। अगर वो स्टोरी, वो पोर्टफोलियो नहीं चली तो अल्फा नहीं है, इनफैक्ट नेगेटिव अल्फा भी है। इसीलिए अगर हम किसी भी कैटेगरी ऑफ एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स में देखें, तो हम एक चीज पाएंगे और वो कॉमन पाएंगे, दैट विनर्स कीप चेंजिंग। अच्छा है, कल वो स्कीम अच्छा है, परसों कोई और स्कीम अच्छा है, सो दैट इज कॉल्ड विनर्स कीप चेंजिंग। तो इन्वेस्टर्स के लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, या डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए भी ये काफी डिफिकल्ट हो जाता है कि आप हर समय, हर बार वो स्कीम चुनो जो कि अल्फा जनरेट करेगा आगे भी। अभी तो अल्फा जनरेट किया है, बट आगे भी अल्फा जनरेट करेगा। अगर आप ऐसी स्कीम चुनते हो तो आप बहुत बार राइट भी जाते हो, बहुत बार आप रॉन्ग भी जाते हो। अगेंस्ट स्विच अगर हम पैसिव की बात करें, तो पैसिव का सबसे बड़ा एडवांटेज है, मैं एग्जांपल लूंगा, जैसे मिड कैप 150 इंडेक्स फंड एक ऑल्टरनेट है मिड कैप में। तो जब आप मिड कैप 150 इंडेक्स फंड में आप आओगे, तो आपका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है, आप आप कलेक्टिव विजडम ऑफ द मार्केट पे रिलाई कर रहे हो। आप किसी फंड मैनेजर पे रिलाई नहीं कर रहे हो, आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के डिस्क्रिशन पे रिलाई नहीं कर रहे हो, आप मार्केट के कलेक्टिव विजडम पे रिलाई कर रहे हो, जहां पे आपका ऑब्जेक्टिव है मार्केट के जितना रिटर्न जनरेट करना। मार्केट को आउट परफॉर्म नहीं करना है, मार्केट के जितना रिटर्न जनरेट करना। अगर आप मार्केट के जितना भी रिटर्न जनरेट कर ले रहे हो तो भी बहुत है, अगर आप मेरी मानो तो। राइट। जो चैलेंज है, क्योंकि हम सबको अल्फा की आदत पड़ गई है, हम सबको ज्यादा रिटर्न चाहिए, तो मिड कैप 150 इंडेक्स फंड में अल्फा नहीं मिलेगा आपको, बिकॉज हम सेम स्टॉक में हो ही नहीं सकता, इन्वेस्ट कर ठीक रहे हैं इन बात द सेम प्रपोर्शन, तो अल्फा नहीं मिलेगा। तो ये दोनों एडवांटेजेस हैं, और डिसएडवांटेज है एक्टिव और पैसिव के। तो हम लोगों को एक बीच का रास्ता पड़ेगा, जहां है। पे यस। आप अपना जब पोर्टफोलियो बनाते हो, तो आप कुछ एक एक्टिव स्कीम लो और कुछ एक पैसिव स्कीम लो। मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा और आपको लाइव एग्जांपल दूंगा। अगर आप आज के दिन में जाके चेक करोगे, इन लास्ट 1 ईयर अक्रॉस 35-37 स्कीम जो कि मिड कैप कैटेगरी में अवेलेबल हैं, द डिफरेंस बिटवीन द बेस्ट परफॉर्मिंग स्कीम एंड द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्कीम, जिस स्कीम ने सबसे अच्छा रिटर्न दिया है वर्सेस जिस स्कीम ने सबसे खराब रिटर्न दिया है, वो डिफरेंस करीब करीब 30% का है सर। In last 1 year, the difference between the best performing scheme and the worst performing scheme is close to 30%, which is a big difference, right? तो यही जो पॉइंट इस बात को फिर से हाईलाइट करता है कि एक्टिवली मैनेज स्ट्रैटेजीज में स्कीम्स का परफॉर्मेंस आता है, जाता है, एंड
कंसिस्टेंसी का एक प्रॉब्लम है, विनर्स कीप चेंजिंग, वर्सेस जब आप मिड कैप 150 इंडेक्स में आते हो तो आप एक मार्केट का कॉल ले रहे हो रादर देन फंड मैनेजर कॉल, और वो भी आपको काफी काफी ज्यादा आपके लिए कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है। अगर हमसे इसकी टेस्ट करना चाहें तो अगर मैं कंपैरिजन करूं मिड कैप 150 वर्सेस ऑल द एक्टिवली मैनेज्ड स्ट्रैटेजीज बेस्ड ऑन से लास्ट 3 ईयर और 5 ईयर रोलिंग रिटर्न, तो हम पाएंगे रफली 60% टाइम मिड कैप 150 ने एक्टिवली मैनेज मिड कैप को बीट किया है। 60% भी एक अच्छी प्रोबेबिलिटी होती है, राइट। इसीलिए जब हम बोलते हैं ये डिबेट ये नहीं है कि एक्टिव वर्सेस पैसिव, ये डिबेट हमेशा है एक्टिव एंड पैसिव, जहां आप दोनों कैटेगरीज को अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बनाएं। ठीक है, तो अगर मैं म्यूचुअल ग्रोथ के ऑडियंस के एंगल से उसको सिंपल कर दूंगा, मतलब डिकोड करके, तो व्हाट आई कैन मेक आउट, एंड करेक्ट मी वेयर आई एम रॉन्ग, ये दोनों के को एग्जिस्टेंस की बात है। रफली रफली आप एक्टिव फंड में भी रहो सही और है। इंडेक्स फंड में भी रहो, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, परफॉर्मेंस से फर्क आएगा। परफॉर्मेंस क्यों फर्क आएगा कि अल्फा जनरेट करने की दौड़ में वो फंड मैनेजर अच्छा भी कर सकता है, थोड़ा गलत भी कर सकता है। वो स्कोप इंडेक्स फंड में खत्म हो जाता है, बिकॉज वहां पे किसी फंड मैनेजर के इंटेलिजेंस या किसी भी तरह की फैंसी का स्कोप खत्म हो जाता है। और तीसरा चीज मुझे लगता है कि जो एक्टिव मिड कैप फंड है, वहां पे एज पर जो रेगुलेटर की गाइडलाइंस है, जो अभी तक एक हफ्ते पहले तक थी, नई वाली की भी बात नहीं कर रहा हूँ, तो उसमें मिनिमम 65% मिड कैप पे जाना है और 35% इज ओपन फॉर लार्ज, स्मॉल और वट एवर। जबकि मिड कैप के इंडेक्स में या किसी भी इंडेक्स में जो इंडेक्स है उसको ही फॉलो करना है। तो दीज कुड बी द रीजंस फॉर द डिफरेंस। बेटर कोर्स विल बी, सिंपल अगर बात करूं, आधा इसमें डालिए और आधा उसमें डालिए, और बाकी ये डिस्कशन एनालिसिस है। बाकी तो आप अपने एडवाइजर की सलाह लीजिए और वो जैसा डिसाइड करे उसके साथ। तो ये तो सर बात हो गई एक्टिव वर्सेस इंडेक्स। यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा कि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स एक कोर एंड सैटेलाइट अप्रोच अपनाते हैं, जहां पे फंड पकड़ते हैं ताकि एक ऑप्टिमम पोर्टफोलियो बना सके। कुछ इन्वेस्टर्स उसका उल्टा भी करते हैं, वो कोर पैसिव फंड्स को पकड़ते हैं और सैटेलाइट एक्टिव को पकड़ते हैं। तो आई थिंक कोर एंड सैटेलाइट एक अप्रोच है जो इन्वेस्टर्स को यूज करना चाहिए। परसेंटेज वो खुद से डिसाइड कर सकते हैं, अपने एडवाइजर के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव। राइट, तो सर ये इसकी बात हो गई। अब एक जो अभी आपने फैक्टर बेस्ड की बात की, और पिछले 2 साल से बहुत चर्चा है फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग की। इसमें मोमेंटम भी है, वैल्यू भी है। तो ये जो मोमेंटम बेस्ड इन्वेस्टिंग है, इसी की सबसे ज्यादा चर्चा हुई, फैक्टर में भी इसी की सबसे ज्यादा चर्चा हुई। और पिछले 1 साल तक बड़े जबरदस्त रिटर्न दिख रहे थे कि आउट परफॉर्म सही किया। है। और पिछले साल जिन्होंने इन्वेस्ट किया वो आज उतने ही ज्यादा कष्ट में है। तो इस पर क्या बोलेंगे कि जो मोमेंटम बेस्ड इन्वेस्टिंग की बात हो रही विद इन फैक्टर बेस्ड, तो ये क्यों लॉस पे चल रहा है और कहाँ गलती हो रही है, या इसको ज्यादा टाइम देने की जरूरत है तब जाके इसका सही जूस निकलेगा? इस पे ब्रीफली आपका व्यू चाहिए था। राइट। इसके लिए हम थोड़ा समझते हैं कि ये मोमेंटम इंडेक्स होता क्या है, राइट। मोमेंटम इंडेक्स एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जहां स्टॉक्स का सिलेक्शन उनके प्राइस मोमेंटम के बेसिस पे होता है। ना ये प्राइस मोमेंटम हम देखते हैं लास्ट के 6 महीने का और लास्ट के 1 साल का। ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है जो बताती है कि द पार्ट ऑफ मार्केट, मार्केट का वो पार्ट जो पिछले थोड़े समय से चल रहा है और चलेगा, उस प्रोसेस में आप मार्केट का मोमेंटम कैप्चर करके रिटर्न जनरेट कर लो। So momentum philosophy is basically an idea which says that the part of market which is doing well in the recent past is expected to do well in the recent future. In that process you capture the current momentum. तो इसी उसी तरह से स्टॉक्स का सिलेक्शन भी होता है, उसी तरह से स्टॉक्स की एंट्री भी होती है और स्टॉक्स का एग्जिट भी होता है, राइट। नाउ जो इसके लिए कौन सी कंस्ट्रक्ट है ड्यूरेशन मोमेंटम सही का, है? उसके लिए क्या है, मार्केट को एक ट्रेंड स्टैब्लिश कर, हाँ मैं बताता हूं सर। तो उसके लिए ना मार्केट को एक ट्रेंड एस्टैब्लिश होना पड़ेगा फॉर मोमेंटम टू जनरेट रिटर्न। लेकिन अगर हर 3 महीने में मार्केट का ट्रेंड चेंज होगा, उन फेज में मोमेंटम स्ट्रैटेजी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा, बिकॉज आपने स्टॉक्स का सिलेक्शन किया है बेसिस हिस्टोरिकल ट्रेंड। अब वो ट्रेंड ही चेंज हो गया है, वो स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अब वो 3 महीना बाद वापस से अपना पोर्टफोलियो रिबैलेंस करेगा और फिर वो बाजार का ट्रेंड पकड़ेगा। तो ये जो भी पीरियड शॉर्टर रैलीज और ट्रेंड रिवर्सल है,
वहां पे मोमेंटम अंडर परफॉर्म करेगा। नाउ क्वेश्चन आता है कि ये शॉर्टर रैलीज ट्रेंड रिवर्सल पहली बार आई है? नहीं, हिस्टोरिकली भी बहुत बार आया है। इसीलिए जब आप मोमेंटम स्ट्रैटेजी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको मिनिमम 3 ईयर का इन्वेस्टमेंट होराइजन रखना चाहिए, बट आइडियली द इन्वेस्टमेंट होराइजन शुड बी 5 ईयर। नाउ 5 साल में अगर आप देखें तो 10 बार पोर्टफोलियो रिबैलेंस होगा, और उस 5 साल के पीरियड में ऐसा माना जाता है कि आपका ओवरऑल ट्रेंड स्टैबिल रहेगा और मोमेंटम आपके लिए रिटर्न जनरेट करके दे देगा। और अगर हम इसको डेटा के माध्यम से देखें तो अगर आप देखेंगे लास्ट के 20 सालों में अगर मैं हर दिन का 5 साल का रिटर्न निकालूं, जिसको हम बोलते हैं डेली रोलिंग रिटर्न्स एनालिसिस फॉर 5, तो अगर मैं वो कंपैरिजन करूं और पर्टिकुलरली हमने मिड कैप की ही बात की तो देयर इज एन इंडेक्स कॉल्ड मिड कैप मोमेंटम। तो मिड कैप मोमेंटम का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? मिड कैप 150 को बीट करना। तो अगर मैं 5 ईयर की डेली रोलिंग रिटर्न्स एनालिसिस निकालूं लास्ट के 20+ ईयर्स की, तो मिड कैप मोमेंटम ने मिड कैप 150 को 100% टाइम बीट किया है इन ए 5 ईयर इन्वेस्टमेंट होराइजन। तो आप जब इन्वेस्टमेंट होराइजन देते हो तो मोमेंटम स्ट्रैटेजी अपने अपने अपनी सारे साइकिल्स को कैप्चर करके आपके लिए अल्फा जनरेट करके देती है, और वो जो एवरेज अल्फा भी है उस उन सारे 5 साल पीरियड का, वो 6% से ज्यादा का है। तो जब आप मोमेंटम में इन्वेस्ट करते हो तो ट्रेंड रिवर्सल में मोमेंटम अंडर परफॉर्म करेगा, मोमेंटम खराब करेगा, मोमेंटम ब्रीफली 1 से 1.5 साल के तक अच्छा नहीं करेगा। लेकिन अगर आप 5 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन देते हो मोमेंटम टाइप की स्ट्रैटेजी को, तो देखा गया है कि अमूमन मोमेंट 100% टाइम आउट परफॉर्म किया है अपने पेरेंट उसको अगर मैं इंडेक्स को। कंक्लूड करने की कोशिश करूं तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट हाइजन 5 से 6 साल, प्रेफरेबली 8 साल है, और आप मिड कैप में जाना चाहते हैं, तो फिर मिड कैप मोमेंटम इज ए गुड प्लेस। वहां पे आपका ठीक ठाक रिटर्न अल्फा जनरेट होगा, ये आप कह रहे हैं। ओके। करेक्ट। जैसे मैं इसी का एक एक्सटेंशन दूं सर, कि जैसे मैंने मिड कैप मोमेंटम की बात की, हम अपना ये जो डिस्कशन है इसको थोड़ा आते हैं जब हम एक्टिव और पैसिव की डिस्कशन कर रहे थे। तो जैसे मैंने बताया कि अगर हम 3 साल की रोलिंग रिटर्न्स निकाले और एक्टिवली मैनेज मिड कैप वर्सेस मिड कैप 150, जहां मिड कैप 150 60-65% एक्टिवली मैनेज फंड्स को बीट कर रहे हैं, अगर हम वो सेम कंपैरिजन मिड कैप मोमेंटम पे अगर हम देखें कि 2018 में स्कीम्स के कैटेगराइजेशन हुए, जहां पे एक्टिवली मैनेज स्कीम सारे किए थे, राइट? तो अगर हम 2008 से लेके अप्रैल 2018 से लेके जैन 2026 तक का डेटा देखें, तो हम देखेंगे बेस्ड ऑन डेली रोलिंग 3 ईयर ऑलमोस्ट लाइक 1200 ऑब्जर्वेशंस, मिड कैप मोमेंटम ने एक्टिवली मैनेज मिड कैप्स को रफली 90% टाइम बीट किया है, वो भी रफली 6% से ज्यादा अल्फा से। एवरेज अल्फा इज मोर देन 6%। और जो 10% टाइम मिड कैप मोमेंटम ने एक्टिवली मैनेज स्कीम्स को अंडर परफॉर्म किया है, तो वो एवरेज अंडर परफॉर्मेंस खाली 1% के आसपास है। तो 90% is a very good consistency. More than 6% alpha is a very good upside capture ratio, and less than 1% underperformance is a very good downside capture ratio. तो यहाँ पे मोमेंटम स्ट्रैटेजी का एक्चुअल रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। बट जैसा कि मैंने कहा, मोमेंटम टाइप की स्ट्रैटेजी में आपको 5 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन रखना चाहिए प्रेफरेबली, ताकि आप उसका पूरा रिटर्न का फायदा उठा पाओ। ठीक है अंकित जी, तो ये डिस्कशन को हम यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। काफी जो हमारे क्वेश्चंस थे वो आंसर हो गए हैं। इसके बाद भी ऑडियंस के अगर क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आप लिखें, जो हम लोग म्यूचुअल ग्लोब से आंसर कर सकते हैं वो करेंगे, और नहीं तो फिर से अंकित जी के पास पहुंचेंगे और इनसे आंसर ढूंढ के लाएंगे। तो थैंक यू अंकित जी, नेक्स्ट टाइम फिर से मिलते हैं कुछ और क्वेश्चन लेके। ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।